नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले एक हफ्ते में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं पे, जिसे हम करंट अफेयर कहते हैं, और करंट अफेयर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर। जो पहला हमारा जो खबर है कहा जाए तो देखिए, इसमें हंदा बंगस आवाम मेला का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में है तो जो बंगस आवाम मेला है, ये क्या है, 2 दिवसीय मेला था। और इसको जो स्थानीय लोग थे उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 370 के हटने का जो पहला साल हुआ है उसके आयोजन में खुशी में लोगों ने मनाया था। आपको मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया है। तो वार्षिक समारोह में कुपवाड़ा, तंगधार और हंदावाड़ा के सैकड़ों गुर्जर, बकरवाल और अन्य जो कश्मीरी दर्शकों की भागीदारी इसमें देखी गई। स्पेशली ये जो समुदाय है एक आदिवासी समुदाय है जो कश्मीर के उन क्षेत्रों में निवास करता है। ठीक है, तो 2 दिवसीय जो मेला था वो 3 अगस्त को शुरू हुआ था और 4 अगस्त को 2020 में क्या है इसका भव्य समापन हुआ है। और क्योंकि ये इसलिए मनाया गया क्योंकि 5 अगस्त को क्या है 1 साल पूरा हुए हैं अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं आप लोग कि ये क्या था, उसके समर्थन में आयोजित हुआ था। तो इसको आप इस मेले का नाम याद रखेंगे और किस लिए मनाया गया, जम्मू कश्मीर से क्या है इस एरिया का संबंध है। ठीक है, तो दूसरा करंट अफेयर देखते हैं, वो है सेबी से संबंधित है। मतलब जो अजय त्यागी थे, जो सेबी के जो अध्यक्ष थे, उनको क्या है चेयरमैन के रूप में उनको विस्तार मिला है। मतलब उनका कार्यकाल क्या 18 महीने के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और उनका कार्यकाल क्या है, वो जो फरवरी 2020 तक जारी रहेगा। सेबी क्या करती है, ये हिंदी में इसका नाम है बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो जो कैबिनेट ने नियुक्ति थी उसकी 1 सितंबर 2020 से उनके कार्यकाल तक था। मतलब 1 सितंबर 2020 तक उनका कार्यकाल था और उसका कार्यकाल क्या है आगे बढ़ा दिया गया है। इसको इंग्लिश में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, ये तो जितने भी शेयर मार्केट होता है उसमें पूरा कंट्रोल किसका रहता है, सेबी का रहता है। ये जो अजय त्यागी जी है, ये 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जी हैं और 2017 में क्या है सेबी का अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था। तो इनका कार्यकाल अभी कहां तक कर गया, फरवरी 2022 तक कर दिया गया। आप लोगों को याद रखना कि सेबी की स्थापना कब हुई थी उसको भी आप लोग देख लेंगे। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी हैं, इनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा गया है, फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो खबर है उसको देखते हैं। मनोज सिन्हा क्या है, ये जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे मुर्मू जी, उनको क्या CAG बनाया गया, उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, जो इससे पहले जो राज्यपाल थे मुर्मू, वो 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे। ठीक है, और 2019 अक्टूबर 2019 में क्या LG के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। जैसा कि मैंने बताया कि 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाया गया था वहां से और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो उसके बाद ही क्या है LG का वहां पे उपराज्यपाल जो थे उनका वहां पे गठन किया, मतलब उनको वहां पे नियुक्त किया गया था। उनको क्या है हटा दिया गया वहां से और मनोज सिन्हा जी को बना दिया गया है। मनोज सिन्हा जी क्या है, एक नेता के रूप में काफी लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। यूपी से है, मोस्टली तो यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट खबर देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, वो भारत के नए CAG है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है CG मुर्मू भारत के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होने वाले हैं। ठीक है, मैं बताया 1985 गुजरात के कैडेट के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, ये क्या है राजीव महर्षि है, तो राजीव महर्षि का ये स्थान लेंगे। जो राजीव महर्षि थे जो पहले हमारे CAG थे, वो 8 अगस्त 2020 को क्या है अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे और वहां से उस पद से रिटायर हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। तो जो CAG की जो नियुक्ति होती है, देखिए नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे 6 साल की अवधि के लिए होती है। ठीक है, या तो 6 साल पहले पूरा हो जाए या तो इनकी आयु अगर 65 वर्ष से अधिक हो जाएगी तो भी क्या है उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो ये क्या है अभी भारत के नए CAG बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्या है, वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने क्या किया, जुलाई 2015 से ही 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को घोषित कर दिया था। मतलब 2015 जुलाई में इसको घोषित किया गया था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के
रूप में। इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है कि हथकरघा के जो योगदान को उजागर करने के लिए, और बुनकर जो होते हैं जो हाथ से सब काम करते हैं, हैंडलूम बोलते हैं, नेशनल हैंडलूम डे भी इसको कहते हैं, तो उनकी आय में क्या है इसको वृद्धि करने के उद्देश्य से ऐसा इनको क्या करना, प्रमोट करने के लिए ये हुआ है ऐसा करके। नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाई गई है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। तो जो पार्सल ट्रेन है वो 7 अगस्त 2020 से शुरू हुई है। इसने क्या महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच क्या सामग्री का परिवहन किया है। तो किसानों के लिए क्या है, फलों और सब्जियों ले जाई जाएगी और स्टेशनों पर क्या है, बहुत सारे स्टेशनों पर रुकेगी, यहाँ पे वितरित भी की जाएगी। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य यह है किसान की रेल की शुरुआत के साथ साथ क्या करना है, रेलवे का लक्ष्य किसानों को दोहरी आय में मदद करना है। ठीक है, मतलब किसानों की आय वृद्धि, जितने भी किसान से रिलेटेड काम करती हैं गवर्नमेंट मेनली, सभी का उद्देश्य क्या होता है, किसानों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, अगला एक न्यूज़ देखते हैं। एक नई प्रणाली है, बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, मुझे भी अभी हाल ही में पता चला है। खलासी प्रणाली को समाप्त करेगा भारतीय रेलवे। खलासी प्रणाली क्या होती है, खलासी या इसको कहते हैं बंगला चपरासी कहते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, जो रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, प्रबंधक, मैनेजर, तो उनके आवास में या उनके घरों पे जो उनको निवास स्थान दिए जाते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए कुछ नियुक्ति भी ली जाती थी। तो इसको ही प्रणाली को क्या कहते हैं हम लोग, खलासी प्रणाली कहते थे। ठीक है, तो एक आदेश के बाद औपनिवेशिक युग की खलासी प्रणाली को समाप्त करने के लिए तैयार है। औपनिवेशिक युग, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों के टाइम से ये प्रणाली चली आ रही है। जो पुराने अफसर होते थे उनके बंगले में काम करने के लिए कुछ नियुक्ति की जाती थी। तो जुलाई 2020 में रेलवे ने व्यक्तिगत या डाक दूतों के माध्यम से गोपनीय दस्तावेज भेजने की एक ब्रिटिश युग की प्रक्रिया को भी छोड़ने का फैसला किया है। तो खलासी प्रणाली को मेनली क्या रेलवे से संबंधित है, और पुराने जो ग्रेड डी के जो वर्कर्स होते थे, जो बंगलों में काम करते थे अधिकारियों के, उसको ये ख़त्म करने वाले हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट और गेट्स फाउंडेशन के बीच क्या एक समझौता हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भारतीय कंपनी है, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है। ठीक है, तो इस समझौते में क्या हुआ है, फाउंडेशन जो है भारत और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 टीकों की 100 मिलियन खुराक बनाने के लिए SSI को 150 मिलियन का जोखिम रहित वित्त पोषण करेगा। मतलब जो SSI है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो भारत के लिए और अन्य मध्यम आय वाले देशों के लिए क्या करेगा, 100 मिलियन खुराक बनाएगा कोविड-19 की। तो इसके लिए क्या है, दोनों के बीचों में समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएससी क्या है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, उसके अध्यक्ष नए बने हैं। उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, ये किसका स्थान लेने वाले हैं, यह अरविंद सक्सेना की जगह लेने वाले हैं, जिन्होंने क्या है 7 अगस्त 2020 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल क्या है पूरा कर लिया है। तो उसकी जगह कौन आ गए हैं, नए अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। नेक्स्ट खबर देखते हैं, दिल्ली सरकार ने क्या है इलेक्ट्रिक वाहन नीति लॉन्च की है। मतलब जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने नए क्या है गाड़ियों के लिए एक नई नीति लाई है, पॉलिसी को लॉन्च किया। इसके तहत क्या कर रहा है सरकार, जो पंजीकरण शुल्क है, इसके तहत सरकार पंजीकरण शुल्क और सड़क कर माफ़ करने वाली है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी में नई कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन भी देगी। इस नीति का उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, नौकरियों को पैदा करना है, और प्रदूषण का स्तर भी क्या होगा, इससे कम होगा। और दोपहिया वाहन के लिए और जो ई रिक्शा होते हैं ऑटो के लिए, उसमें क्या है 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन की नीति जारी की है। ये जो भी नीति है सिर्फ इलेक्ट्रिकल कारों और इलेक्ट्रिकल ई रिक्शा के रूप में ही क्या है उन्हीं लोग के लिए क्या है ये लाई गई है। नेक्स्ट खबर देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, उड़ीसा के जो 2 गांव हैं वो सुनामी के लिए तैयार हैं, ऐसी मान्यता उनको मिली है। और ये मान्यता देने के लिए कोई इंडियन गवर्नमेंट या उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनको मान्यता नहीं दी है, तो सुनामी को तैयार होने के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, इसकी मान्यता किसने दी है, यूनेस्को के द्वारा इसकी मान्यता दी गई। ठीक है, यूनेस्को जो है उसने उड़ीसा के 2 गाँव हैं उनको ऐसी मान्यता दी है कि ये दोनों गाँव जो हैं वो सुनामी आएगी तो उसके लिए क्या है ये तैयार हैं।
तो उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके पास क्या है, इस तरह के गांव है, और यह देश हिंद महासागर क्षेत्र में सम्मान हासिल करने वाला पहला देश है। हम भारत जो है पहला देश बन गया है। 2 गांव का नाम भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। तो गांव कौन से, गंजम जिले के वेंकटापुर गांव और जगत सिंहपुर जिले में नोलिया शाही गांव है। ठीक है, नोलिया शाही 2 जिले हैं, गंजम जिला है और जगत सिंहपुर जिला है। वहाँ पे वेंकटपुर गांव है और नोलिया शाही गांव है। दोनों को क्या है, यूनेस्को के द्वारा क्या मान्यता मिल गई, सुनामी के लिए तैयार हैं। आप लोगों को पता है जो चक्रवात हैं आते हैं बंगाल की खाड़ी में, सर्वाधिक जो चक्रवात हैं वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराते हैं। तो वहाँ पे क्या आपदा प्रबंधन के लिए उड़ीसा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके पहले भी जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इनको प्रबंधन का मास्टरमाइंड कहा जाता है या मास्टर आदमी इनको कहा जाता है। आपात प्रबंधन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारे स्टार्ट हुआ था, बेसिकली 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और एक दिन पहले 8 अगस्त को शाम को उसको मान्यता दी गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया था। तो उसके 78वीं वर्षगांठ इस वर्ष हम लोग मनाने वाले हैं। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो बॉम्बे सत्र हुआ था वहाँ पे इस आंदोलन का शुरू किया गया था, मतलब इस आंदोलन को पास किया गया था और 9 अगस्त से चालू हुआ था। तो 2020 में क्या इसका 78वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, तो यह आंदोलन जो है भारत में ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने के लिए, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मांग के लिए शुरू किया गया एक विरोध था। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, जो नारा उनके बाद में बहुत फेमस हो गया था, करो या मरो। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 9 अगस्त 1942 को क्या है ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। बेसिकली क्या है, गांधी जी तो अहिंसावादी हैं, लेकिन उनका यह नारा काफ़ी फेमस हो गया था क्योंकि करो या मरो की बात हो गई थी, तो मरने के लिए हिंसा करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर देखते हैं। इसमें नेक्स्ट खबर वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो इसको अर्बन मिशन कहते हैं, इसके तहत क्या है 10 लाख से अधिक घरों को क्या है मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो 7 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 51वीं बैठक में इन मकानों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, 10 लाख से अधिक घरों को क्या है मंजूरी दी गई है। कौन सा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात की जा रही है। ठीक है, इसके साथ योजना, तो ये सब योजनाओं में क्या है कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जो लक्ष्य देखिए इसमें क्या निर्धारित किया गया था, जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो घर को बनाने से संबंधित लक्ष्य था और इस लक्ष्य को पूर्ति हम कर रहे हैं धीरे धीरे। कुल संख्या अब 1 करोड़ 12 लाख की स्वीकृत मांग के मुकाबले 1 करोड़ 6 लाख है। मतलब जो मांग है वो 1 करोड़ 12 लाख की थी, लेकिन अब हम लोग स्वीकृत कितना कर पाए, 1 करोड़ 6 लाख तक हम लोग इसमें क्या है पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो खबर है हमारी वो पनडुब्बी OFC का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 अगस्त 2020 को चेन्नई से लेकर के पोर्ट ब्लेयर को देश को जोड़ने वाली पनडुब्बी समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल, मतलब चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार के बीच में क्या है केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल नीचे बिछाई जा रही है पानी के नीचे से। ठीक है, और इसका क्या है उद्घाटन करेंगे और इसको देश को क्या है समर्पित भी करेंगे। ठीक है, तो पनडुब्बी जो केबल है पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमाटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। यहाँ से चेन्नई से आप पोर्ट ब्लेयर तक ले जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर में क्या है फिर ये जो तार है पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या है जोड़ेगी। इससे क्या होगा, तेज अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूरसंचार सेवाओं को सक्षम मिलेगा। जो अंडमान निकोबार में जो दूरसंचार जो सेवाएं हैं वहाँ बाधित होती रहती हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल जाएगी और क्या है काफ़ी ये अच्छा दूरसंचार वहाँ पे भी स्थापित हो जाएगा OFC केबल के तहत। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जा रहा है, चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर या फिर अंडमान निकोबार तक ले जोड़ा जा रहा है। क्या है OFC केबल है, पानी के अंदर से पनडुब्बी की मतलब पानी के अंदर से ही क्या है इसको बिछाया जाएगा। नेक्स्ट खबर देखिए, इससे संबंधित है क्या बोलते खेल से संबंधित है। 2021 में क्या होगा, ICC जो पुरुषों की जो T20 वर्ल्ड कप होगी उसकी मेज़बानी क्या है भारत करने वाला है। अधिकतर क्रिकेट से सब सवाल मतलब क्रिकेट से ही मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्रिकेट और टेनिस से, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। तो पुष्टि की है कि कोविड-19 के कारण स्थगित हुआ ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2020 अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इसमें आगे देखिए इसमें कुछ और भी जानकारी दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। ICC ने फरवरी-मार्च 2022 तक न्यूजीलैंड में आयोजित ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को भी स्थगित करने का निर्णय लिया। 2021 को भी स्थगित यहाँ पे कर दिया गया है।
नेक्स्ट खबर देखिए, इसमें क्या है कि जो बीसीसीआई ने वीवो के साथ जो स्पॉन्सरशिप का जो सौदा था उसको भी क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है। वीवो क्या है, वो चाइनीज़ मोबाइल कंपनी है और 2020 में जो आईपीएल होगा उसमें क्या है वीवो स्पॉन्सरशिप नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है, वीवो ने 2190 करोड़ के लिए क्या है कि 5 साल के लिए समझौता किया है 2018 से लेके 2022 तक के लिए। लेकिन अभी जो चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसको चलते हुए क्या हो, बीसीसीआई ने अभी 2020 के लिए तो फिलहाल निलंबित कर दिया। अभी क्या है कि जो इस बार का जो आईपीएल होगा वो यूएई में होगा, ठीक है। अगला खबर देखते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना के रखा हुआ है पूरा। प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान का नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया है और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र को, सियाचिन वगैरह जो क्षेत्र है उसको पूरा अपने मानचित्र में दिखा दिया है। और पश्चिमी गुजरात का जो जूनागढ़ वाला इलाका है, कसर क्रीक वाला, उसको भी क्या पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया है। और इसको यूएन में भी क्या है उसको प्रेजेंट करने वाले थे, तो भारत ने इसका विरोध भी किया है और बताया कि ये सब क्या है, एक हास्यास्पद मजाक है। और इस प्रकार जो नक्शा जो जारी करने की जो पाकिस्तान ने जो किया है, इसी कोई भी क्या है कानूनी वैधता नहीं है। तो इसके लिए मैंने पूरा अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि किन किन क्षेत्रों को अपने उसमें उसने मिलाने का काम किया है, ठीक है। नेक्स्ट खबर देखते हैं, आईआईटी खड़गपुर के जो शोधकर्ता है उसको सम्मानित किया गया है। और आईआईटी जो शोधकर्ता जो समूह है उसको गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या ऐसा काम किया, धूप में सुखाने के लिए जो छोड़े गए गीले कपड़ों से क्या है बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया गया, जिसके लिए क्या है इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण और थर्मल प्रबंधन की समस्या के समाधान के लिए संस्थान की एक अन्य टीम को अलग से ही यही पुरस्कार दिया गया है। मतलब इनको पुरस्कार किसके लिए है, बिजली से जो गीले कपड़ों से जो सूखते हैं गीले कपड़े, उससे बिजली जनरेट करने के लिए इन्होंने क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है। और नेक्स्ट खबर देखते हैं जो पिछले हफ्ते की है, हैदराबाद जो है विश्व स्तर पर 20 शहरों में 16वां स्थान हासिल किया है। और ब्रिटेन के एक फर्म द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि विश्व के 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर रखा गया। एक्चुअली क्या है कि जो सीसीटीवी कैमरा लगाकर जो शहरों का निगरानी रखी जाती है वो उसकी रिपोर्ट थी, और उसमें क्या है पूरे विश्व में हैदराबाद जो सिटी है उसको 16वां स्थान दिया गया है। और ये भारत में क्या है टॉप पर है कि जहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से किस शहर की क्या है निगरानी की जाती है। तो हैदराबाद को सिटी को याद रखेंगे, भारत में स्थान मिला, हालांकि दिल्ली को भी स्थान मिला लेकिन इसमें थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।